कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में सत्ता क्या बदली, कई नेताओं की राजनीतिक जमीन भी खिसक गई। बात किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि दोनों ही तरफ ये नजर आ रहा है। कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में गए, उन्होंने दूसरों की सियासी जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ तक तो ठीक है, इससे आगे कई नेताओं के भविष्य को भी दांव पर लगा दिया। वजह है उम्र का पड़ाव, क्योंकि अब चुनाव 2023 में होंगे। जब तक रुस्तम सिंह, गौरी शंकर शेजवार, माया सिंह, अनूप मिश्रा, भंवर सिंह शेखावत, वे अपनी राजनीतिक उम्र पूरी कर चुके होंगे। और कुछ नेता जैसे दीपक जोशी, राजेश सोनकर, अशोक अर्गल, मुदित शेजवार, राजेंद्र सिंह, ललिता यादव, रेखा यादव, ऐसे और भी कई नाम हैं जिनकी सियासी जमीन पर कोई और खेती करने लगा है। लेकिन ये सब होगा तो क्या पार्टी के अंदर इन्हें कहीं एडजस्ट किया जाएगा या फिर इन्हें खुद अपनी जमीन तलाशनी होगी? हालांकि पार्टी का तो यही कहना है कि बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है और यहाँ हर व्यक्ति का समय और काम के हिसाब से उपयोग होता रहता है। पार्टी में जो काम कर रहे हैं उनके सम्मान है और उनका तो स्थान है ही पार्टी में। पार्टी में कोई कभी हार जीत से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये आदमी के वर्किंग के ऊपर है, कौन कैसे रेस कर सकता है। जनता के बीच में काम करेगा तो आगे आएगा और पार्टी उसका मूल्यांकन करेगी। आज का जो समय है, नई पीढ़ी आगे आ रही है, तो एक वो भी उसको काम देना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी एक विषय है। तो ये हम जैसे बुजुर्ग लोग यदि उन्हें आशीर्वाद दें, उनकी पीठ थपथपाएं तो ज्यादा अच्छा है। बात हम बीजेपी की ही नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में भी कुछ यही हाल है। जिन नए लोगों को उपचुनाव में मौका मिला, उनमें से अधिकांश हार गए और कई कांग्रेस के नेता सज्जन वर्मा, अजय सिंह, अरुण यादव, जीतू पटवारी, हर्ष यादव, ये सब वो हैं जो प्रभारी तो बने, लेकिन चुनाव जितवाने में असफल रहे। अगले चुनाव के वक्त कांग्रेस के भी कई सीनियर अपनी राजनीतिक उम्र पूरी कर चुके होंगे। तो फिर सवाल यही कि क्या इनकी जमीन भी खिसक गई? हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इंतजार कीजिए, सबको मौका मिलेगा। हमें परिवर्तन करना है। कई वर्ष हो गए लोगों को पद पे बैठे हुए, लेकिन पद का सही उपयोग कांग्रेस और प्रदेश के इसमें नहीं हो पाया, वो भी चिन्हित कर लिए। कई जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, प्रदेश कार्यकारिणी का नया गठन होगा और जो नई स्ट्रेटजी बन रही है उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए इन लोगों को लगाएंगे। सियासत है तो बड़ी गजब, कब कौन फर्श से अर्श तक पहुंच जाए और कब किसकी जमीन खिसक जाए, इस बार के राजनीतिक घटनाक्रम से तो यही आभास होता है। लेकिन आने वाले समय में किसकी जमीन बचती है, इसका इंतजार नेताओं के साथ हमें भी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है जमीन की तलाश। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास बिंदुओं पर निगाह डालते हैं। क्या 2023 विधानसभा चुनाव तक खत्म हो जाएगा कई नेताओं का करियर? क्या लूप लाइन में जाने वाले नेताओं का हो पाएगा पुनर्वास? क्या पाला बदलना कई नेताओं को पड़ा भारी? उम्र दराज नेताओं को कहां और कैसे एडजस्ट करेंगे सियासी तंत्र? इन्हीं खास बिंदुओं से साथ आपसे रूबरू है और समझना पड़ेगा। सियासत बड़ी अलग है, सियासत बड़ी गजब है। मध्य प्रदेश की सियासत तो इन दिनों खूब चर्चा में, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा भी नहीं था कि 28 विधानसभा के नए चुनाव हो जाएं और वहां से जो सरकार 2018 में जीत कर आई थी उसकी जगह कोई दूसरी सरकार बैठ जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार बनने के साथ ही जैसा हम देख रहे हैं कि 55 की उम्र की बात भारतीय जनता पार्टी में कही जा रही है। BD शर्मा अपने कार्य समिति का गठन करने वाले हैं, ये भी कहा जा रहा है कि उससे उम्र के आसपास ही लोग दिखाई देंगे।
लेकिन इस बीच कई ऐसे नेता हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उनका नाम लेना तो ठीक नहीं है, पर आपने इस खबर के जरिए देखा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका जीवन, जिनका सियासत ऐसा लगता है कि शायद उनकी जमीन खिसक गई है। अब वो जमीन कहां तलाशेंगे? तो सब अपनी अपनी जमीन तलाशने में लगे हैं। बात अकेली बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस की भी यही स्थिति है। कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर शायद ही मानकर चल रहे हैं कोई जगह मिल जाएगी, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो वो भी वहां परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। बातें बड़ी बड़ी हो रही थी लेकिन हो ना सका। जब ये सब नहीं होगा तो फिर जमीन एक नहीं बल्कि दोनों पार्टी के नेता तलाशेंगे। हम भी तलाशते हैं इसका रास्ता क्या होगा। और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश चौधरी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही शंकरलाल तिवारी जी जोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक। आपका भी तिवारी जी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शंकरलाल तिवारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप भी माफ करिएगा मुझे विनम्रता के साथ, पर जो खबर है वो आपसे भी रिलेटेड है, क्योंकि अब उम्र के आप भी उस तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि नए लोगों को मौका ज्यादा दिया जाए, जैसा देखने में आ रहा है। पर इस चुनाव ने और समीकरण बदल दिए, क्योंकि जिस सीट पर जो लड़ा करते थे अब उनकी कोई उम्मीद नहीं है कि उस सीट से वो लड़ पाएंगे, क्योंकि 2023 तक तो उनकी उम्र भी शायद जो उम्र बीजेपी चाह रही वो पार कर चुके होंगे। ऐसे में किसकी जमीन खिसक रही है और जमीन की तलाश कहां जारी है? देखिए, आपको क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। जी, आप जी। तो स्वतंत्र है और आपके पास नारद भगवान का काम है, नारद मुनि जी का, इसलिए आप तो जो देंगे हम सबको मार्गदर्शन ही देंगे समय पर जो आपने विषय लिया है अच्छा विषय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से ही काम करती है और उसकी दूरदृष्टि है। कोई वो व्यक्ति की पार्टी या किसी वंशवाद की पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद दादू और दादा के बाद दादू, दादू के बाद दादू। ये स्थिति बीजेपी में न थी, न है, न भविष्य में कभी होगी, क्योंकि ये राष्ट्र समर्पित लोगों का एक दल है जो विचारधारा के लिए और एक ध्येय के लिए कि अखंड भारत बनाएंगे, आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर करेंगे, देश को सशक्त बनाएंगे, इन मुद्दों को लेकर के काम पे लगे थे। गंतव्य में कोई विधायक बना, कोई सांसद बना, कोई मंत्री बना, और हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जिन्होंने काम कम नहीं किया पर न वो विधायक बन पाए। कई लोग तो बेचारे सरपंच और पंच भी बनने की कोशिश ही नहीं की उन्होंने। और इस नाते मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी में एक बात और है कि कार्यकर्ता चाहे जो हो, जिस उम्र का हो, दायित्व तो उसको क्या मिलेगा ये पार्टी तय करेगी, संगठन की जो गाइडलाइन होगी वो तय करेगी। पर पार्टी के लिए, विचारधारा के लिए मैं सोचता हूं काम करने के लिए जब तक जिसकी जितनी इच्छा है, जिस ढंग से जो उसे काम मिले। चलिए, मैं विचारधारा पर भी आपसे बात करूंगा और इस धारा में पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को काम देती है मेरी पार्टी, वो सभी को देगी। अब ये सच है कि कौन उसमें से प्रशासनिक पदों में रहेगा, कौन उसमें से मंत्री मिनिस्टर बनेगा और कौन अन्य प्रकार के कार्य जो पार्टी कहेगी करेगा, पर हम सब पार्टी से जुड़े रहेंगे। चलिए, आप बने रहिए सर, मैं समझ गया आपकी बात को। और आप कह रहे हैं कि पार्टी जरूर कुछ देगी, वही तो हम कह रहे हैं कि तलाश तो सभी को है, आपको भी तलाश होगी। खैर, आगे लेकर चलेंगे और वैचारिक धारा और आगे की धारा कैसी होगी इस पर भी आपसे बात करते रहेंगे। चौधरी राकेश सिंह मेरे साथ जुड़े, पूर्व मंत्री हैं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी राकेश जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि ये चुनाव बहुत अलग हुआ, मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस सियासत के साथ साथ कई लोगों की, कई नेताओं की जमीन ऐसा लगता है कि खिसक गई। उसकी वजह भी यह है कि जिन नेताओं को जहां से चुनाव लड़ना था वो वहां से लड़ नहीं पाएंगे, उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे। हम दोनों ही पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या वास्तव में आपको भी लगता है कि कांग्रेस के अंदर भी जमीन तलाशना होगा कुछ नेताओं को? बिल्कुल, ये जो उपचुनाव हुए हैं उससे ये साफ जाहिर हुआ है कि कई नेताओं की सीट उनके हाथ से छूटी है और नए लोगों ने वहां आके चुनाव लड़ा है। लेकिन इस सब का लबोलवा मेरे विचार से ये है कि जो राजनेता जनता के बीच में काम करेगा, जो जड़ें मजबूत रखेगा अपने क्षेत्र में,
उसको मैं समझता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हमेशा विनिंग कैंडिडेट को, जो व्यक्ति जीतने वाला है, उसको टिकट देना चाहेगी। तो अब जो हमारे जैसे भी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, आदरणीय तिवारी जैसे भी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं आगे टिकट के लिए, उनको अपनी जमीनें मजबूत करना पड़ेंगी, उनको क्षेत्र मजबूत करना पड़ेगा, और वहां से जो वॉइस निकल के आएगी कि फला व्यक्ति जीत सकता है, तो मैं मानता हूं कि प्रत्येक राजनीतिक दल जीतने वाले उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाना चाहता है। तो अब ये जो संघर्ष का दौर है, अब ये ऐसा दौर है कि हमें अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से अपना स्थान बनाना पड़ेगा। बचपन में स्कूल में एक टेबल रेस हुआ करती थी जी, टेबलें कुछ पड़ी रहती थी और कुछ लोग उसके आसपास बच्चे घूमते थे, और घंटी जैसे ही बंद होती थी तो जो बैठ जाता था टेबल पे वो काबिज हो जाता था जी, और जो रह जाता था वो बाहर हो जाता था जी। तो हमें सबको उस टेबल रेस में दौड़ लगानी है, और मैं कांग्रेस, बीजेपी और सब अपने उम्र के उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि हमें सबको खूब मेहनत करनी है, ताकि राजनीतिक दल हमें हमारे वजूद की वजह से भी अपना प्रत्याशी बनाए। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है। मतलब सियासत में तो आप मजबूत हो ही जाएंगे जब उस टेबल तक पहुंच जाएंगे, उस पर बैठने की पारी आपकी आ जाएगी, और जो भी नेता है, मुझे लगता है ऐसी रेस चलती रहेगी तो स्वस्थता भी बने रहेगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। खैर, सुरेश शर्मा जी, जो विषय हमारा है आप समझ ही रहे होंगे। आप क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में एक बदलाव देखने को मिला है? कई नेताओं की जमीन जा चुकी है और वो वहां भी पहुंच चुके होंगे, जैसा राकेश चौधरी जी कह रहे थे, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो उस क्राइटेरिया में भी नहीं आएंगे, मतलब अपनी उम्र पार कर चुके होंगे। क्या आपको लग रहा है कि अब इन लोग को जमीन मिल पाएगी, और कितने ऐसे लोग आपको नजर आ रहे हैं जिनकी तलाश अब पूरी नहीं हो पाएगी? देखिए, संख्या बताना तो बहुत कठिन है कि कितने लोग हैं, हाँ, क्योंकि राजनीति में इस समय जो है काफी भीड़ भाड़ का सा वातावरण है, और दलीय प्रतिबद्धता के साथ जो है लोग इधर उधर आने जाने की मास्टरी भी पारंगित हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी ये संख्या गिनना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन मैं राकेश चौधरी जी की इस बात से सहमत हूं कि जनाधार जिस व्यक्ति के पास होगा, राजनीति उसको बुला करके टिकट देगी, राजनीतिक नेतृत्व उसे बुला करके टिकट देगा। लेकिन इसके साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये कुर्सी की दौड़ में कई बार ये भी स्थिति बन जाती है कि कुर्सी छीन ली जाती है, और राकेश जी को शायद इससे ज्यादा अनुभव है। सबसे ज्यादा अनुभव तो उन्हीं को ही होगा कि जिनने महगांव सीट जीती थी उनके भाई ने, और वही सीट हारने के लिए किसी और को दे दी और राकेश जी को नहीं दी। तो आज मेरे ख्याल से एक जनाधार के सामने से आई हुई कुर्सी को छीन करके और एक ऐसे आधार को दे दिया जो केवल राजनीतिक जो है प्रतिबद्धता या प्रतिद्वंदता की स्थिति का रहा होगा। तो ये तो सबने देखा। लेकिन मैं एक चीज मनोज जी कहना चाहूंगा कि ये जो एक 28 सीटों का जो उपचुनाव है, ये विशेष घटनाक्रम है, और इस विशेष घटनाक्रम को हम केवल विशेष मान करके ही चलें तो काम चलेगा, क्योंकि 9 लोग तो चुनाव हार गए जो आए थे। अब ऐसे में जो बाकी के बचे हैं, जरूरी नहीं कि 100% लोग अगली बार टिकट पाने की स्थिति में हो, जो कांग्रेस भी जीते हैं या भाजपा में जीते हैं जी। कुछ भाजपा वाले कांग्रेस में जाके जीत गए, गारंटी नहीं है उनको अगली बार टिकट मिले, और जो भाजपा में जीत गए हैं 26 लोग, तो गारंटी नहीं कि उनको टिकट मिले, क्योंकि वहां भाजपा का एक भी व्यक्ति नहीं जीता है, वो भाजपा के अंदर आए हैं। और मैंने भाजपा को बहुत नजदीक से देखा है, और आदरणीय राकेश जी और शंकरलाल तिवारी जी भी देख चुके हैं, और उनको ये मालूम है कि भाजपा में कैसे स्थान बनता है और कैसे बना बनाया स्थान चला जाता है। तो इसलिए मुझे ये समझने में थोड़ा समय लगेगा कि जो ये लोग जीत के आए हैं 26 लोग, ये 26 लोग अगले चुनाव में, जिस 2023 की हम साथ में चर्चा कर रहे हैं, उसमें टिकट की पात्रता की स्थिति में रह पाएंगे भी या नहीं रह पाएंगे। दूसरी बात मैं ये एक और कहना चाहता हूं, छोटी सी बात, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने का तौर तरीका है वो इतना भिन्न है, और इतना भिन्न के साथ आज की तारीख में कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने काफी नजदीक से भाजपा को देखा है, तो पहले वो सब नहीं था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल परिसर की परिक्रमा करने वाले भी टिकट से वंचित रह जाते हैं। यदि वो संविधा की परिक्रमा नहीं करेंगे तो उनको टिकट मिलना बहुत कठिन है। ये जो परिवर्तन बड़ा आया है, और ये भी हो सकता है कि वहीं से ही डायरेक्ट आ जाएं, क्योंकि आप सरकारी नियुक्तियों को देखिए, पिछले कुछ दिनों की सरकारी नियुक्तियों से देखिए कि वो दीनदयाल परिषद से कम निकली हैं, कहीं और से ज्यादा निकली हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए तो समझना पड़ रहा है कि आखिर तलाश किसकी पूरी होगी। इस मुद्दे पर चर्चा जारी है, लेकिन
ये सच है कि सियासत है तो बड़ी गजब। आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौट। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा। Facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. हम बात कर रहे हैं जमीन की तलाश आज एजेंडा में, और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा शंकरलाल तिवारी जी के पास। तिवारी जी, जो आपसे बात चल रही थी, आजकल एक और सियासत हो गई है परिक्रमा की। अब वो परिक्रमा कितने लोग लगा लेते हैं, जैसे सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि बीजेपी के भी लगाना पड़ेगा, मतलब उसके अलावा दूसरी एक जगह का और स्थान कह रहे थे। और कई दफा ऐसा भी होता है कि आप परिक्रमा लगाते रहिए, कुर्सी पर दौड़ते रहिए, जैसा राकेश चौधरी साहब कह रहे थे कि कौन जाकर टेबल पर बैठ जाएगा, बैठा बैठाए भी खिसक जाती, जमीन तो खिसकती, टेबल भी खिसक जाती। मैं दोनों की बात से थोड़ा थोड़ा इत्तेफाक करता हूं। राकेश जी ने जो बात कही कि क्षेत्र के अंदर चाहे कोई कितनी परिक्रमा लगाए, कुछ भी करे, पर यदि क्षेत्र के अंदर उसकी जमीन है, आम आवाम में उसकी स्वीकारोक्ति है। क्योंकि आज पार्टियां जो हैं, जो बड़ी पार्टी है हमारी पार्टी या कांग्रेस, वो सच में तमाम प्रकार से इस बात की जानकारी एकत्र करती हैं कि वास्तविक रूप से कौन जीतने योग्य है। मैं सुरेश जी की बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि जब एक लंबे पैमाने पे कोई काम होता है तो कई बार थोड़ी बहुत 19-20 हो जाता होगा, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई अचानक हवाई जहाज से उतरे और टिकट पा जाए। परिस्थिति जन्य राजनीति पर जहां तक रेगुलर राजनीति, इस बार तो गजब ही हो गया ना, इस बार तो पूरे लोग ही आ गए टिकट, मतलब सभी बाहर से आए। मनोज जी, हवाई जहाज से ही गए थे, हवाई जहाज से ही वापस आए। मनोज जी, मैंने निवेदन किया, सुरेश जी ने भी कहा कि 28 लोगों का उपचुनाव ये एक विशेष परिस्थितियों की घटनाक्रम था, और इसका अपन जनरल रूटीन वर्क से अगर जोड़ेंगे तो थोड़ी उचित नहीं रहेगा। नॉर्मली ये है कि पार्टी जिस कैंडिडेट को सोचती है, चाहे वो जो हो, यदि पार्टी के प्रति उसके भाव समर्पण है, सदस्य है, और कई बार सदस्य नहीं भी रहता और लगता है कि नहीं ये तटस्थ व्यक्ति है, विचारधारा से जुड़ा हुआ है, इसे जोड़ा जा सकता है और ये चुनाव जीत सकता है, उसको भी पार्टियां उपयोग करती हैं। टिकट या प्रत्याशी बनाना, ये अभी से इस पर कोई विचार करना, जैसा कि आदरणीय सुरेश जी ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि फिर से ये सारे लोग लौट के आ जाएं, जरूरी नहीं है कि इनमें से सबको टिकट मिल जाए। और इस नाते, और एक विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता कई बार अगल बगल की विधानसभाओं में भी लड़ते हैं। हमारे माननीय राकेश जी बैठे हैं, इनको वहां की किसी आसपास की जिले के बाहर की विधानसभा में लड़ा दो, ये जाकर के चुनाव वहां लड़ लेंगे, जीतेंगे भी। और इसलिए तमाम कार्यकर्ता, आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ पाए थे जी? आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ पाए थे? राकेश जी के लिए आप कह रहे हैं, आप ही लोग समझ जाते। चलिए, कांग्रेस ने अभी नहीं समझा, पहले आप लोग समझ लेते, बता देते कि ये ऐसे व्यक्ति है, जहां भी जाएंगे वहां से जीत जाएंगे। नहीं, मैंने अपनी ये निजी बात कही। नहीं, मैं भी आपसे निजी बात कर रहा हूं, मैं भी आपसे पार्टी का पैमाना, तो मैंने कहा ना कि मेरी पार्टी का तो ये है कि मेरी पार्टी में, जैसा माननीय सुरेश जी ने कहा
कि सब तरफ से जानकारी चलिए लेकर सर, के अनुसंधान। मैं बात कर लेता हूं। दो मेहमान और है मेरे साथ। राकेश चौधरी जी, आप जिस टेबल की बात कर रहे थे, लेकिन आपको तो दोनों अनुभव है, दोनों पार्टियों के अनुभव है और बदली हुई सियासत का अनुभव भी है, पर इसमें कहीं जगह दिखाई दे रही है कुछ ऐसी, कुछ नया परिवर्तन? क्योंकि देखिए ये भी कभी नहीं हुआ, सुरेश सर कह रहे थे ऐसा, 28 सीटों पर हो जाने से ही तो ये तमाम सारी चीजें बदल गई। ना तो अब वो विचारधारा रही, ना वो बात रही। जैसे आप कांग्रेस की विचारधारा से थे, उसके बाद बीजेपी में आए, बीजेपी की विचारधारा में जो लोग नहीं थे वो आकर कांग्रेस से आए और बीजेपी में शामिल भी हो गए, विचारधारा भी मिल गई, चुनाव भी जीत गए। लेकिन ये जो बदली हुई सियासत है, ये कहीं चिंता बढ़ाती है हल्का फुल्का? मनोज जी, बिल्कुल चिंता बढ़ाती है। और मैं भाई सुरेश शर्मा जी जो हमारे मित्र हैं, इनका तजुर्बा भी बहुत जबरदस्त है। पिछले 30 वर्षों से मैं देख रहा हूं, इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कही है कि आपको जमीन के साथ साथ आपको दीनदयाल परिसर और आपको आगे भी, वहां से भी जहां से मूल चीज देखी जाती है वहां से भी आपको अप्रोच करनी पड़ेगी। आपने तिवारी जी की बात और मेरी बात जो है वो बिल्कुल साफ है सोनी साहब। कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी मैंने अपने 32 साल के जीवन में देखा है कि राजनीति का एक समय रहता है। अगर आपकी ट्रेन छूट गई फिर आप मुश्किल से दूसरी ट्रेन पकड़ पाते हैं। मैंने हिम्मत कोठारी जी को देखा, आदरणीय विक्रम वर्मा जी को देखा, अब मैं देख रहा हूं अपनी नजरों से, भाई सुरेश शर्मा जी से हमारी सहमत होंगे कि हम गौरी शंकर सेजवार जी को देख रहे हैं ट्रेन छूटते हुए। तो ऐसे कांग्रेस में भी कई नेता हैं। और ये मैं कह रहा हूं ना, राजनीति में कोई स्थान खाली नहीं रहता है, कोई ना कोई सक्सेसर पैदा होता है और वो स्थान काबिज हो जाता है। लेकिन हम लोगों के लिए ये दौर है वो संघर्ष का दौर है, मेहनत का दौर है। और कांग्रेस में भी कमोबेश वही स्थिति है जी, कि जो व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर चूक जाएगा, जैसे ये नए लोग जो स्थापित हो रहे हैं कांग्रेस में, तो ये है कि इसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसा भारतीय जनता पार्टी में है कि 70 वर्ष के ऊपर को हम टिकट नहीं देंगे, कांग्रेस में ऐसा कोई सख्त नियम नहीं है कि अगर आप 70 के ऊपर गए तो आपको टिकट नहीं देंगे। कुछ नॉर्म्स बनते हैं कि 2 बार लगातार जो विधानसभा चुनाव हारेगा उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। कुछ वोट का एक क्राइटेरिया बनता है कितने वोट से हारेगा। लेकिन उस समय की परिस्थितियां निर्भर करती हैं कि कांग्रेस क्या नियम तय करती है। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपका विषय बड़ा सारगर्भित है और समय अनुकूल है कि हम जैसे और आदरणीय तिवारी जैसे जो सैकड़ों मध्य प्रदेश में राजनेता हैं, उनके लिए ये विचार का प्रश्न है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर सुरक्षित रखना है, वापस लेना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सुरेश शर्मा जी, शंकरलाल तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं लौटूंगा, पहले सुरेश शर्मा जी की बात पूरी कर लूं, समय रहेगा तो जरूर आपसे बात सुनूंगा मैं। सुरेश जी, आप सुन रहे हैं, दोनों मेहमानों को सुन रहे हैं, और आपने एक बड़ी अच्छी बात बीच में कह भी दी थी, लेकिन ट्रेन बड़ी तेजी से दौड़ रही, और जैसा आपने कहा कि 28 ये तो अनएक्सपेक्टेड हुआ, पर इसने ही तो सारा समीकरण बिगाड़ दिया। अब ये बिगड़ा हुआ समीकरण कब जाकर ठीक होगा ये तो पता नहीं, पर कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। मुझे लगता है ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना बहुत तेजी से पड़ेगा। इसमें मनोज जी एक बात और मैं साथ में जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी है उसने अपना जनाधार जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनाया है जी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपने जिसको जनप्रतिनिधियों के जनाधार बढ़ाने के लिए अन्य दलों के लोगों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ को अपने यहाँ बुलाना पड़ा है। चाहे दूसरे राज्यों के किसी भी नजर डाल करके देख लीजिए, जहां उन्हें अपना जनाधार बढ़ाना था वहां जो है। और मैं आदरणीय शंकरलाल तिवारी जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर इशारे में कहना चाहूंगा कि ये जो पैराशूट पॉलिटिक्स है ये बीजेपी में कोई कम नहीं है। यदि हम 2 पत्रकारों का उल्लेख करें, क्योंकि मैं पत्रकार हूं इसलिए मैं राजनीति के नेताओं पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी कौम पर टिप्पणी करूंगा कि यदि एमजे अकबर को लाना होगा तो वो पैराशूट से आएंगे, यदि चंदन मित्रा को लाना होगा तो वो पैराशूट से आएंगे, और उसके बाद वो तत्काल बाहर चले जाएंगे। वो आपको अपनी योग्यता का क्षणिक लाभ भी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन जो आपके पास लोग हैं, जो आपके लिए जिन्होंने समर्पित भाव से काम किया है, उनको जो है आप कितना देखेंगे। मैं मानता हूं कि हम सब लोग जो हैं वो इस पात्रता में नहीं आते होंगे, लेकिन जो लोग पात्रता में आते हैं उनको आप देखिए कि जनसंघ के जमाने से जो है उनको चुनाव लड़ाया गया, लेकिन राज्यसभा के देने की बात आई तो आपने बाहर के लोगों को बुला करके ये सब कर लिया। तो ये पैराशूट पद्धति भाजपा में भी है और कांग्रेस में भी है जी जी। जो एक सबसे बड़ा इस समय जो हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पर राजनीतिक आधार केवल ये बनता है
कि जो लोग चुनाव के अंदर सक्रियता रखेंगे, जो लोग हाईकमान, यानी देखिए एक हाईकमान तो वो होता है जो पार्टी के संचालन का एक समूह होता है, वो हाईकमान होता है। दूसरा एक छत्रपों वाला हाईकमान होता है। जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में राकेश जी गए, मैं केंद्रित करके दो उल्लेख करना चाहता हूं जो राजनीति के सबसे बड़ी टिप्पणी होगी जी। यदि भारतीय जनता पार्टी में आए तो ये तय नहीं हो पाया था कि वो शिवराज जी के साथ हैं या कहीं और साथ हैं, और यदि वो वापस कांग्रेस में गए तो दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह और ये सारे लोग इसलिए नाराज हो गए क्योंकि उनको अजय सिंह राहुल भैया जो खुद चुनाव हारते जा रहे हैं, लोकसभा हारेंगे, विधानसभा हारेंगे, लेकिन उनको एक जीतने वाला व्यक्ति इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो एक ताकतवर प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो सकता है, इसलिए वो उसको रोकने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे, अपनी राजनीतिक कैरियर दांव पर लगा देंगे। तो ये जो एक राजनीति का अवगुण पैदा हो गया है, इसको आप अवगुण के रूप में देखिए मनोज जी, कि ये राजनीति का एक ऐसा अवगुण पैदा हो गया है कि जो होनहार योग्य व्यक्तियों को भाजपा में भी रोकता है, कांग्रेस में भी रोकता है, अलग अलग भी रोकता है और एक व्यक्ति को भी रोकता है। तो ये जो राजनीति का समूह है, आप एक चीज देखिए, मैं आज एक बहुत छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं, मेरे दोनों मुझसे ज्यादा जानकार, अनुभवी और योग्य नेता है, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बात कर रहा हूं। आपको मैं 4 चीजें बता रहा हूं। आप देखिए कि जिस क्षेत्र में चुनाव हारे हैं, मनोज जी मेरी एक लाइन को रेखांकित करिए कि आखिर इमरती देवी क्यों हार गई। एक, क्योंकि वो नरोत्तम मिश्रा की सीट थी। दूसरा, लाल सिंह आर्य की सीट क्यों हार गए। नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में 3 सीटें क्यों हार गए, 2 सीटें क्यों हार गए। आप इन राजनीतिक समीकरणों में, चुनाव की हार जीत में भी राजनीतिक समीकरण आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, जी जी बिल्कुल। तो आप इस चीज को देखिए कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है और कौन क्यों हार सकता है, कौन किसके लिए हार सकता है। ये राजनीति जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन दोनों पार्टियों मुझे लगता है आपके कहने से ये आज का जो विषय है वो भी सार्थक हो गया है। बिल्कुल सच है। और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर कभी सुनेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सियासत बदली है, इस सियासत में कई नेताओं की जमीन खिसकते हुए दिखाई दे रही है। हर किसी को अपनी जमीन की तलाश है, लेकिन ये सच है कि यदि सियासत में ये सब है तो ठीक वैसा ही है जैसा आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं, उसके लिए रात दिन एक करते हैं और 1 नंबर से चूक जाते हैं। अब वही सियासत हो गई है कि आप दौड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कब क्या हाथ लग जाए। लेकिन यहाँ तो उम्र का भी एक बंधन है, उस उम्र में रहते रहते या तो उस उम्र के बन जाइए या फिर चलते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कहां से आकर किसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।